हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का 11वां वीडियो है, 10 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। और आप लोगों ने अपनी एग्जाम सिटी चेक कर ली होगी, समय बहुत ही कम है, तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के तो सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी, इन सभी के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ में करवाई हैं। जो लगातार वीडियो देख रहा है उसे जरूर पता होगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है? पहला विकल्प है ब्राउजर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है क्लाउड स्टोरेज और चौथा है एंटीवायरस। अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न एनवीएस के एग्जाम में पूछा गया था, पहले ये पूछा जा चुका है। तो बताइएगा कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग। तो कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है? क्लाउड स्टोरेज। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज सेवा है जहां आप अपनी फाइलें ऑनलाइन स्टोर, शेयर और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए इसका मुख्य उपयोग डेटा को क्लाउड में स्टोर करना है। तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्लाउड स्टोरेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध उदाहरण है? पहला है कोरल ड्रा, दूसरा है कैनवा, तीसरा है कॉर्टेना और चौथा है वीएलसी प्लेयर। तो कौन सा एक वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध उदाहरण है? अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होते हैं? तो वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी आवाज या कमांड पर काम करते हैं, जैसे रिमाइंडर सेट करना, जानकारी खोजना। ये सभी क्या है? ये वर्चुअल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है? जो वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध उदाहरण है वह पूछा गया है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, कॉर्टेना। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये वर्चुअल असिस्टेंट का प्रसिद्ध उदाहरण है। सी विकल्प इसमें सही है। कोरल ड्रा जो है ये ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है, ये भी साथ में याद रखिएगा। कैनवा जो है डिजाइनिंग टूल है, और वीएलसी प्लेयर ये मीडिया प्लेयर है, तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किसको साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता? पहला है किसी प्रौद्योगिकी विभाग से पेन ड्राइव के बिल्कुल नए बॉक्स की चोरी, दूसरा है सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट की टिप्पणियों में अपमानजनक टेक्स्ट पोस्ट करना, तीसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाना, और चौथा है किसी के ईमेल अकाउंट का पासवर्ड बदलकर उसे लॉक करना और अनधिकृत गतिविधियों के लिए उपयोग करना। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके का प्रश्न कई बार आया है और कई बार मैंने इसको लिया भी है। तो साइबर अपराध वह अपराध होते हैं जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल डिवाइस का उपयोग करके किसी व्यक्ति या संस्था या सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब इसमें जो साइबर अपराध नहीं है वह बताना है। तो किसी प्रौद्योगिकी विभाग से पेन ड्राइव के बिल्कुल नए बॉक्स की चोरी, ये भौतिक चोरी है। ये साइबर अपराध नहीं है, लेकिन ये अपराध है, ये भी याद रखिएगा। पहला विकल्प इसमें सही है। हमसे पूछा गया था कि जो साइबर अपराध नहीं है उसे बताइए। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में गूगल ड्राइव का प्राथमिक और सबसे सामान्य उपयोग क्या है? तो ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है, अभी मैंने इस तरीके का प्रश्न लिया था। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, क्लाउड स्टोरेज, सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। रिपीट हो गया है, माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है। उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए? पहला है कैमरा पिक्सल, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है ईथरनेट पोर्ट और चौथा है स्क्रीन का साइज। तो स्मार्टफोन खरीदते समय हम लोग क्या देखते हैं? कैमरा देखते हैं, यानी कैमरा की क्वालिटी कैसी है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, स्क्रीन साइज देखते हैं, बैटरी की लाइफ देखते हैं कि कितने दिनों तक बैटरी चलेगी। इसके अलावा रैम, स्टोरेज और प्रोसेसर जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन इथरनेट पोर्ट पर
ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि इसका संबंध स्मार्टफोन से नहीं होता है। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि किस पहलू के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट में लागू किया गया था। पहला है 2020, दूसरा है 2000, तीसरा है 2012 और चौथा है 2008। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट ये कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 2000 में। सन 2000 में इसे लागू किया गया। यह भारत का प्राथमिक कानून है जो साइबर अपराध, इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और डिजिटल संचार से संबंधित है। बाद में इसे 2008 में संशोधित किया गया। इसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 कहा गया, जिसमें नए साइबर अपराधों के प्रावधान शामिल किए गए। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें भी विकल्प सही है क्योंकि सीधा पूछा गया है कि कब लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अनुभाग थे, यानी कितने सेक्शन थे? पहला है 64, दूसरा है 96, तीसरा है 94 और चौथा है 49। तो मूल सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में 94 धाराएं यानी 94 सेक्शन थे, जिन्हें 13 अध्यायों और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया था। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह सी विकल्प सही हो जाएगा, 94। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस पहल गवर्नमेंट टू सिटीजन और ई बिजनेस टू सिटीजन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है? माफ कीजिएगा, ये प्रश्न जो है इंग्लिश में नहीं टाइप हो पाया है। पहला विकल्प है खजाने, दूसरा है ई कोर्ट, तीसरा है भूमि और चौथा है ई सेवा। तो आंध्र प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों को गवर्नमेंट टू सिटीजन और ई बिजनेस टू सिटीजन सेवाओं को प्रदान करने के लिए ई गवर्नेंस पहल ई सेवा को डिजाइन एवं प्रारंभ किया है। तो ई सेवा को किया है प्रारंभ, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? पहला है प्रमाणन प्राधिकरण, दूसरा है टास्क फोर्स प्राधिकरण, तीसरा है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटीज और चौथा है एन्क्रिप्शन प्राधिकरण। तो डिजिटल सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी यानी प्रमाणन प्राधिकरण, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। डिजिटल प्रमाण पत्र एक फाइल या इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है जो क्रिप्टोग्राफी और सार्वजनिक कुंजी अवसंरचना के उपयोग के माध्यम से किसी डिवाइस, सर्वर या उपयोगकर्ता की प्रमाणिकता साबित करता है। और डिजिटल सर्टिफिकेट को प्रमाणन प्राधिकरण जारी करता है, पहला विकल्प सही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 2022 के एनवीएस के एमटीएस के एग्जाम में ये पूछा गया है, एनवीएस एमटीएस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई लोकतंत्र को संदर्भित करता है? पहला विकल्प है समाज के सभी वर्गों को राज्य के प्रशासन में भागीदारी हेतु सक्षम बनाने के सुविधा प्रदान करने के लिए आईटी का उपयोग। दूसरा है सरकार और नागरिकों के बीच खाई को कम करने वाली सेवाएं प्रदान करना। तीसरा है देश के आधुनिकीकरण के लिए आईसीटी का उपयोग। और चौथा है समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार की क्षमता में सुधार के लिए आईटी का उपयोग। अब कौन सा ई लोकतंत्र को संदर्भित कर रहा है उसे बताना है। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है डी विकल्प, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार के लिए आईटी का उपयोग। चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन विधेयक लोकसभा में किस वर्ष पारित किया गया था? पहला है 2002, दूसरा है 2010, तीसरा है 2006 और चौथा है 2008। तो सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम अभी मैंने आपको बताया कब किया गया, पारित 2008 में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का कौन सा अध्याय प्रमाणन प्राधिकरण के विनियमन से संबंधित है? पहला है चैप्टर 1, दूसरा है चैप्टर 5, तीसरा है चैप्टर
6 और चौथा है चैप्टर 3। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2001 भारतीय कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा अध्याय प्रमाणन प्राधिकरण के विनियमन से संबंधित है, तो वह संबंधित है चैप्टर 6, जो छठा चैप्टर है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ई गवर्नेंस का उपयोग करने के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला है भ्रष्टाचार में कमी और दूसरा है उच्च पारदर्शिता। अब नीचे दिए गए हैं विकल्प और विकल्प से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो ई गवर्नेंस का उपयोग करने के लाभ हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं ये पूछा गया है। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है पहला विकल्प, भ्रष्टाचार में कमी और उच्च पारदर्शिता दोनों ही ई गवर्नेंस के उपयोग करने के लाभ हैं। तो पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतः क्रियाएं ई गवर्नेंस में शामिल होती हैं? पहला है G2G, दूसरा है G2C, तीसरा है G2B। तो इसमें जो विकल्प सही है, पहला भी सही है G2G, G2C और G2B तीनों ही सही हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, पहला विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। G2G का क्या मतलब है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू सिटीजन और G2B का मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो सभी के फुल फॉर्म भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के में परिभाषित किया गया है। पहला है अध्याय 11, दूसरा है अध्याय 9, तीसरा है अध्याय 3 और चौथा है अध्याय 8। तो कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी प्रकाशित करने जैसे अपराधों को भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के अध्याय 11 में परिभाषित किया गया है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को एक आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? पहला है प्रिंटर, दूसरा है माउस, तीसरा है मॉनिटर और चौथा है स्पीकर। तो किसे आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वह है माउस, क्योंकि माउस जो है इनपुट डिवाइस है। बी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय ऑनलाइन भुगतान पेमेंट विधि में यूपीआई का अर्थ है। अरे कई बार ये प्रश्न लिया है, गलत नहीं होना चाहिए। पहला विकल्प सही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल करना है में भिन्न भिन्न चौड़ाइयों या लंबाइयों की रेखाएं शामिल हैं तथा कंप्यूटर से ही पढ़ी जा सकती हैं। पहला है बारकोड, दूसरा है मैग्नेटिक टेप, तीसरा है ASCII कोड और चौथा है OCR कोड। तो जो बार कोड होता है इसमें भिन्न भिन्न चौड़ाइयों या लंबाइयों की रेखाएं शामिल होती हैं और इन्हें कंप्यूटर से ही पढ़ा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये जो प्रश्न है ये KVS TGT में पूछा गया था 2018 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक शॉर्टकट की हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग करते समय किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती हूँ। मैं कौन हूँ? पहला है Shift+B, दूसरा है Ctrl+B, तीसरा है Alt+B और चौथा है Home+B।
तो इस प्रश्न में आपका जो विकल्प सही होगा वह होगा आपका सी विकल्प, Ctrl+B। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए Ctrl+B शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब आप अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अनुप्रयोगों में Ctrl+Z दबाते हैं तो क्या होता है? पहला है पुनः करें, दूसरा है स्लीप, तीसरा है बंद और चौथा है पूर्ववत। तो Ctrl+Z दबाते हैं तो अंडू यानी पूर्ववत, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, MS ऑफिस में निम्नलिखित में से कौन सा अभिन्न अंग नहीं है? पहला है MS एक्सेस, दूसरा है MS एक्सेल, तीसरा है MS पावर पॉइंट और चौथा है MS पेंट। तो जो इसका अभिन्न अंग नहीं है वह पूछा गया है, डी विकल्प हो जाएगा उत्तर, MS पेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विभिन्न फॉन्ट, आकार, चित्र और तालिकाओं के साथ बहुपृष्ठीय प्रश्न पत्र बनाने और प्रिंट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह होगा बी विकल्प, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग पत्र, बायोडेटा और रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों को बनाने, संपादित करने और उन्हें फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टूल हमें टेक्स्ट के रंग, साइज और स्टाइल के विभिन्न सेटिंग रखने की अनुमति नहीं देता? पहला है नोटपैड, दूसरा है एक्सेल, तीसरा है वर्ड और चौथा है पावर पॉइंट। अब इनको हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इनको हिंदी में नहीं लिखा है। तो कौन सा टूल हमें टेक्स्ट के रंग, साइज और स्टाइल के विभिन्न सेटिंग रखने की अनुमति नहीं देता? तो वह है नोटपैड। पहला विकल्प सही हो जाएगा। नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जो केवल प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सपोर्ट करता है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग होता है? पहला है अलाइनिंग, दूसरा है स्पेसिंग, तीसरा है इंडेंटिंग और चौथा है बॉर्डर जोड़ना। तो MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से तात्पर्य उन फॉर्मेटिंग कमांड से है जो पूरे पैराग्राफ को प्रभावित करते हैं, जैसे इंडेंटिंग, अलाइनिंग, लाइन स्पेसिंग, बुलेट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग, बॉर्डर जोड़ना। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह आपका पहला विकल्प हो जाएगा। इसमें सभी दिए गए हैं, पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल करना है, पहला व्यावसायिक रूप से सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था? पहला है वर्ड स्टार, दूसरा है MS वर्ड, तीसरा है राइटर और चौथा है इम्प्रेस। तो इसमें जो विकल्प आपका सही है वह है पहला विकल्प, वर्ड स्टार। वर्ड स्टार पहला व्यावसायिक रूप से सफल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था जिसे माइक्रो कंप्यूटर के लिए तैयार किया गया था, ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस्तावेज के पूरे पाठ्य का चयन करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों के युग्म से सहायता मिलेगी? पहला है Ctrl+C, दूसरा है Ctrl+B, तीसरा है Ctrl+X और चौथा है Ctrl+A। तो किसी डॉक्यूमेंट में सभी टेक्स्ट को एक साथ कॉपी करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं और Ctrl+C का प्रयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V का प्रयोग कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है और Ctrl+X को सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। तो सबके बारे में बता दिया। अब इसमें क्या पूछा गया है? पूरे पाठ्य का चयन करने के लिए, तो Ctrl+A, डी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कॉपी किए गई टेक्स्ट को कर्सर की स्थिति पर पेस्ट करने के लिए कुंजी पटल की निम्नलिखित में से कौन सी कुंजियों के युग्म की आवश्यकता होगी? सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी किए गई टेक्स्ट को कर्सर की स्थिति पर पेस्ट करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे ये पूछा गया है। पहला है Ctrl+V,
दूसरा है कंट्रोल प्लस पी, तीसरा है कंट्रोल प्लस सी और चौथा है कंट्रोल प्लस एस। तो अभी आपको हमने बताया ही था, कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग करेंगे, पहला विकल्प सही हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट विंडोज को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किसी डेटा को कॉपी करने के लिए और कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग फाइलों को सुरक्षित सेव करने के लिए। तो साथ में याद रखिएगा, हो सकता है कि इनसे संबंधित प्रश्न इस बार पूछ लिया जाए। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रश्न प्रैक्टिस में करवा दिए जाते हैं किसी शिक्षक के द्वारा वही तो नहीं पूछे जाते हैं, संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? पहला है कंट्रोल प्लस एफ, दूसरा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तीसरा है अल्ट प्लस एफ और चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। तो वर्ड फॉन्ट एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी टैब की वैल्यू 5 पर सेट की जाती है तो बाईं ओर से 15 स्पेस वाली लाइन को इंडेट करने के लिए हमें टैब की कुंजी को कितनी बार दबाने की आवश्यकता होगी? पहला है 3, दूसरा है 1, तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो यदि किसी टैब की वैल्यू 5 पर सेट की जाए और बाईं ओर से 15 स्पेस वाली लाइन को इंडेट करने के लिए हमें टैब की कितनी कुंजी दबाने की आवश्यकता होगी? कितनी बार कुंजी को दबाने की आवश्यकता होगी? 3 बार। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 पर सेट की है और 15 स्पेस वाली लाइन को इंडेट करना है तो 15 में 5 से भाग दे दीजिए, 3 बार दबाने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं शॉर्टकट की हूँ जिसका प्रयोग एमएस वर्ड में कार्य करते समय अपने पिछले टेक्स्ट को अनडू करने के लिए किया जाता है, मैं कौन हूँ? पहला है अल्ट प्लस जेड, दूसरा है कंट्रोल प्लस जेड, तीसरा है कंट्रोल प्लस एक्स और चौथा है अल्ट प्लस एक्स। तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा वह होगा बी विकल्प, कंट्रोल प्लस जेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने में मदद करेगा? पहला है अल्ट प्लस एल, दूसरा है कंट्रोल प्लस एल, तीसरा है कंट्रोल प्लस के और चौथा है अल्ट प्लस के। तो इसमें जो विकल्प सही होगा वह सी विकल्प होगा। डिटेल पढ़ने का अब समय नहीं है कि आप पूरा डिटेल में पढ़ाया जाए, क्योंकि अब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, समय प्रैक्टिस का ही है, समय बहुत ही कम है। तो कंट्रोल प्लस के इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बीच में संरेखित करने में मदद करेगा? पहला है अल्ट प्लस ई, दूसरा है अल्ट प्लस एम, तीसरा है कंट्रोल प्लस ई और चौथा है कंट्रोल प्लस एम। तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बीच में संरेखित करने में मदद करेगा, बीच में अलाइन करने के लिए? तो कंट्रोल प्लस ई, सी विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज प्रश्न 32 ही है। मैंने तो प्रयास ये किया था कि लगभग 40 प्रश्न मैं ले सकूं, लेकिन ये वाली जो स्लाइड थी इसमें 32 ही क्वेश्चन थे। तो 32 प्रश्न मैंने लिए हैं। 32 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। जीके के क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये समय जो आपका है इसमें आपके लिए प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो भी शिक्षक प्रश्न करवा रहा है अपने हिसाब से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न ही करवाते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में इन प्रश्नों से थोड़ी सी हेल्प मिल सके। बाकी आप लोगों की तैयारी अच्छी है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। अच्छे से तैयारी जिसने भी की है, और परिश्रम का फल जरूर मिलता है, जिसने भी परिश्रम किया है उसको फल जरूर मिलेगा, वो एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 32 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।